गुलिस्तान न्यूज़ के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, आज हमारी टीम पहुंची है उड़ी के खूबसूरत टाउन में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक वाक़या है। इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़ है। दरियाए झेलम के किनारे पर हम इस वक्त मौजूद हैं। उड़ी की बात करें तो ये जग़राफियाई और तारीख़ी लिहाज से एक अहमियत का हामिल कस्बा है। वहीं देखा जाए तो सियासी, समाजी और दीगर यहाँ पे जो शोबाजात है उस हवाले से भी यहाँ मसाइल भी है और बहुत कुछ किया भी जा चुका है और करने की भी ज़रूरत है। हस्ब दस्तूर, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों का दौरा करते हैं। इस प्रोग्राम में हम अवामी नुमाइंदों के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और स्टेक होल्डर्स को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मसाइल, उनका हल जानने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम में बहस, मुबाहिसे और तज़्ज़िये और तबसरे होते हैं। उड़ी में 1 साल की हुकूमत बनने के बाद क्या हुआ है, यहाँ के मकामी MLA ने कितने वादे अभी तक पूरे किए हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, इस पर आज यहाँ खुल के बात होगी। सबसे पहले प्रोग्राम में आज हम आपको अपने ख़ास और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं नवीद बुख्तियार साहब, जो कि एक RTI सोशल एक्टिविस्ट है। हमारे आज के एक और मेहमान हैं उवैस अहमद साहब, ये भी यहाँ के एक समाजी कारकुन है, यानी सोशल एक्टिविस्ट है। मोहम्मद शफ़ी वतलू साहब हमारे आज के एक और मेहमान हैं, जो कि प्रेसिडेंट है बापार मंडल उड़ी के। आज के हमारे एक और मेहमान हैं उमर खान साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी के उड़ी के लिए। आज के हमारे एक और मेहमान हैं सैयद निसार गिलानी साहब, जो कि एक सामाजिक कारकुन है। डॉक्टर सज्जाद शफ़ी साहब, जो कि MLA उड़ी है, साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर भी हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं बशीर अहमद चालको साहब, जो कि सज्जाद गिनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज उड़ी है या इंचार्ज हेड भी है। हमारे आज के एक और मेहमान हैं गुलाम मुहिद्दीन साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी कोऑर्डिनेटर है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। खालिद महराज साहब सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इलेक्शन में इन्होंने कांग्रेस की यहाँ कैंपेन भी की थी, लेकिन समाजी मसाइल पे खुल के बात करते हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं इरफान अहमद चाक साहब, जो कि भारत जोड़ो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है। जबकि हमारे आज के एक और मेहमान हैं सैयद सज्जाद नकवी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन है BJP के। बात हो रही है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल पर। बिलखुसूस हमारी टीम आज उड़ी के खूबसूरत कस्बे में मौजूद है। सबसे पहला सवाल हमारा आज का रहेगा MLA उड़ी डॉक्टर सज्जाद साहब से। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, लोगों ने बढ़ चढ़ के आप पे एतमाद किया है, वोट दिया है, आप MLA बने हैं, क्या कुछ कहेंगे? आखिरी प्रोग्राम में जब आपसे बात हुई थी बहुत सारी चीज़ों का वादा किया था, किस हद तक आप लोगों के उन वादों को पूरा करने में कामयाब हुए हैं? जी, आज 1 साल हो चुका है और जहाँ तक हमने 1 साल में डेवलपमेंट ऑफ उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आई कैन वाउच ऑन इट कि जितने काम 1 साल में हमने उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हैं, आप बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी गए होंगे, उतने काम किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुए हैं। हालांकि ये एक स्टेट नहीं है, एक UT है, जिसमें बजट भी जो है वो UT से UT कैपेक्स के तहत आता है। और जितने भी वसाइल इस गवर्नमेंट के पास हैं, उन वसाइल को मद्देनज़र रख के, उन वसाइल को देख के जितना भी हमसे हुआ है, हमने यहाँ पे वो R&B सेक्टर हो, वो PMGSY सेक्टर हो, वो जल जीवन मिशन के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें जितना काम हो सका, हालांकि वो काम कुछ पेंडिंग है, 70% कहीं जगह काम हुआ है, कहीं 80%, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग जो है इसका ऑल ओवर इंडिया जो है जल जीवन मिशन में नहीं आ रही है। उसकी वजह से वो काम कई जगहों पे हाल्ट है। हालांकि अबाउट कुछ स्कीमें जो हैं जो इनाग्रेशन के हैं, कुछ स्कीम्स जो हैं वो हमने इनाग्रेट भी की हैं। टाउन में सबसे बड़ी पानी की जो प्रॉब्लम थी अमृत की, उसका टेंडर होके टाउन के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किलात हुआ करती थी वो वाटर सप्लाई की थी, वो हमने दूर की है। इसी तरह नबार्ड्स में हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किए हैं। PMGSY में हमने इस साल 6 नई रोडें जो हैं वो PMGSY में की। हमने अपने हेल्थ सेक्टर को काफ़ी मजबूत किया। यहाँ पे डायलिसिस यूनिट, क्योंकि हमारे बीमारों को श्रीनगर और बारामूला जाना पड़ता था, उसके लिए हमने डायलिसिस के 2 बेडेड डायलिसिस यूनिट जो है उसको अप्रूव करवाया और उसके ऊपर काम शिद्दत से जारी है। हमने यहाँ सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिशियंस, पीडियाट्रिशियंस जो कभी यहाँ होते ही नहीं थे, वो सब लोग जो हैं यहाँ पे LSCS हम कहते हैं, गायनी में तीसरी सर्जरी जो आपकी ललदेद में होती है,
वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाहिद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। अगर आप उसकी कारकर्दगी देखेंगे तो जितनी सर्जरीज सब डिस्ट्रिक्ट उड़ी हॉस्पिटल में होती हैं, आपके बारामूला डिस्ट्रिक्ट में किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होती। दैट मीन्स एमएलए साहब का मानना है कि एक मुख्तसर या कलील वक्त में बहुत कुछ काम हुआ है। चालकू साहब, आप ज़रा रिएक्ट करें। जैसे एमएलए साहब ने बहुत सारे कामों का जिक्र किया है, कम कलील वक्त में बहुत कुछ किया है, हालांकि अभी बहुत वक्त इनके पास है। किस तरह से आप इसका जवाब देंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद किया। स्टिल आई वेलकम ऑनरेबल एमएलए साहब। एमएलए साहब ने खुद ही निगेट कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम नहीं कर सकी है। एमएलए साहब ने अभी फरमाया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स अक्रॉस JNK में उतना काम नहीं हुआ जितना उड़ी में हुआ है। उसका मतलब है कि सब कॉन्स्टिट्यूंसीज बैठ गई हैं, सिर्फ उड़ी में ही काम हो रहा है। ये एमएलए साहब ने फरमाया। मैं पूछता हूं कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुआ है तो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा क्या काम हो गया कि जो सबसे ज़्यादा सबका जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ले गए। तो इसका मतलब ये कि आप कह रहे जो एमएलए साहब ने जिन कामों का जिक्र किया, एमएलए साहब ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं। देखें जी, मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको कुछ फिगर्स देना चाहूँगा। एमएलए साहब ने अभी हेल्थ सेक्टर के हवाले से कहा कि यहाँ पे जी एक रेवोल्यूशन आया है जब से मैं आया हूँ। मुझे याद है कि जब एमएलए साहब शायद एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, यहाँ होते, सर्विस भी कर रहे थे, तब भी यहाँ LSS होता था। जब मैं यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट था, मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैंने यहाँ पे LSCS सर्जरी शुरू की। ये 2002 की बात है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ हमने बहुत सारे स्पेशलिस्ट लाए। ये 2 दिन पहले का वाक़ा है, आई थिंक 2-4 दिन पहले का वाक़ा है कि एक न्यूनेट बच्चे की डेथ यहाँ पे हो गई। इस वजह से हुई डेथ कि यहाँ पे पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं है। वो बच्चा प्राइवेट में गया, वहाँ से वहाँ सर्विस नहीं दे पाए डॉक्टर साहब, क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर में इतना डेवलप नहीं। हॉस्पिटल वापस आए। मैं नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर्स की गलती है, लेकिन मैं एमएलए साहब के इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे पीडियाट्रिशियंस हैं, यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं। जो स्पेशलिस्ट हैं ये पहले यहाँ पे काम कर रहे थे। मैं वसूख से कहूँगा, जब रिकॉर्ड देखिए, जब मैं हेल्थ में एज डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा था, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स पोस्ट किए। मैंने तब एमएलए साहब पावर में नहीं थे, ये 2019 की बात है। मैंने ग्वालता भी डॉक्टर पोस्ट किया, गोहालन भी पोस्ट किया, गरकोट भी पोस्ट किया, नामला भी डॉक्टर पोस्ट किए, मगर बहुत सारे डॉक्टर्स भागे। यहाँ पे मैंने पीडियाट्रिशियन भी सोपोर से यहाँ पे पोस्ट किया। उस पीडियाट्रिशियन को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया। नतीजा ये निकला कि कल हमारे एक न्यूनेट की डेथ हो गई। डॉक्टर्स की गलती नहीं कहूँगा मैं, लेकिन पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल में। इसलिए भी यहाँ ऑनरेबल एमएलए साहब का ये कहना कि मैंने यहाँ पे रेवोल्यूशन किया, कोई काम नहीं किया, ये मुझे थोड़ा सा पूरा करना। इन्होंने और भी कहा जल जीवन मिशन में, ये तो इनकी स्कीम ही नहीं है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ लेना देना है ही नहीं। ये मरकज़ी स्कीम है और इनके इक़दार में आने से पहले की बनी हुई है। अब ये हुआ है कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़दार में आई है, ये काम नहीं हो रहे हैं। सब स्कीमें जो हैं वो ठप पड़ी हैं। मैं इस्लामाबाद की बात करूँगा, वहाँ पे रिजर्वायर्स पे काम हो रहा था, रिजर्वायर बंद हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। मैं रिजर्वायर्स की बात कर रहा हूँ, वहीं जहाँ पे हैं जो फंडिंग की क्या इशूज़ हैं, लेकिन ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो फरमाया ये दुरुस्त नहीं है। और जो डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे सेक्टर्स की उन्होंने बात की, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो अपना व्यू। चालकू साहब कह रहे हैं जो एमएलए साहब ने कहा था कि आप इनकी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते दोबारा आपके पास आएंगे। मीर साहब, आप ज़रा बताएं, आप कांग्रेस से है, जिस तरह से एक बड़ी लिस्ट यहाँ पे एमएलए साहब ने दी है, क्या वाकई जैसे इन्होंने काउंटर किया कि नहीं जी एमएलए साहब की बातों से हम इत्फाक नहीं करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने फरमाया, एमएलए साहब को इनकी हुकूमत को आए हुए अभी 1 साल हुआ। इससे पहले अगर अकाउंटेबिलिटी किसी पे फिक्स होती है तो या इन पे होती है या कांग्रेस पे होती है। यानी इनसे पहले यहाँ कांग्रेस का ही हुकूमत थी, ताज मोहिद्दीन साहब यहाँ के मिनिस्टर भी रहे हैं। और ताज मोहिद्दीन साहब के वक्त में मैं आपको एक छोटी सी बात तो, ये हॉस्पिटल जो SDH उड़ी, आपको लगता है ये टेली मेडिसिन हॉस्पिटल था। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये आज टेली मेडिसिन हॉस्पिटल क्यों नहीं रहा? टेली मेडिसिन हॉस्पिटल की अब मैं वजाहत करूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा, यही एक हॉस्पिटल था वाहिद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जो टेली मेडिसिन हॉस्पिटल के तौर पर ताज मोहिद्दीन साहब ने इसको बनाया था। आज ये डिफंक हो गया, वो मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ। हेल्थ सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर में आप देखें एक नया दौर शुरू हुआ, बिल्डिंग्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। हेल्थ में उन्होंने जितने डॉक्टर्स आने थे, ये कोई आज की नई बात नहीं कि इसी 1 साल में आए। इससे पहले भी हॉस्पिटल्स थे, उसमें डॉक्टर्स आते थे,
गायनेकोलॉजिस्ट थे, बाकी लोग थे, सारे लोग थे। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि ताज मोहिउद्दीन साहब ने जी खाली कांग्रेस के दौर में यहाँ बिल्डिंगें बनाई और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। उस वक़्त की मैं आपको एक मिसाल दूँ, आप हमारे यहाँ बिजामा में 24/7 है जो हमारी वो है PHC है, वो 24/7 है। 4 डॉक्टर सेंक्शन है, 1 डेंटल है, एलोपैथिक के 2 हैं, आयुर्वेदिक का 1 डॉक्टर है। लेकिन इस वक्त आप वहाँ की पोजीशन देख लें कि वहाँ पे कोई डॉक्टर इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि 4 सेंक्शन है। वाड़ी का एक हॉस्पिटल है, यहाँ बिल्डिंग भी बनी है, अच्छी बिल्डिंग है। वाड़ी का में 4 डॉक्टर सेंक्शन है, कोई भी वहाँ इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आपके पास हेल्थ में एक अच्छा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, एक अच्छे इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा अगर कुछ कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग, आप कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ी में है ये ताज साहब की देन है, कांग्रेस का देन है, ताज साहब का देन है, बिल्कुल है। 2002 से मैं आपको बताऊं, जल शक्ति की आप बात करते हैं, यहाँ एक वक्त था यहाँ 75% वाटर सप्लाई स्कीम्स थी जो उड़ी में थी। आज इस वक्त इसमें 2014 में जब ताज साहब यहाँ से हारे, उस वक्त 98% वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं इस वक्त आपकी फंक्शनल हैं। JJM स्कीम आई आपकी, 40% शेयर आपकी स्टेट का है, 60% आपका सेंटर शेयर था। ठेकेदार अभी तक रो रहे हैं, आप अगर नहीं देना, सेंटर ने अगर नहीं दिया 60%, 40% स्टेट तो दे देना। ठेकेदारों की बिलें तो ऑन अकाउंट बिलें तो हो सकती हैं। जब किसी भी फील्ड में कहीं भी आप देखें इस 1 साल में, मैं अपने लिहाज से ये कहूँ, पब्लिक कहती है तो लोग मुतमईन नहीं है, जो काम हुआ है नहीं है। ठीक है, आपका मानना है लोग मुतमईन नहीं। मेरा साहब आप बताएं, चूँकि आप भी समाजी मसाइल पर खुल के बात करते हैं, जिस तरह से MLA साहब ने अपनी बात रखी है, 1 साल से ज़्यादा अभी हुकूमत का वक्त हुआ है, परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या कुछ कहिए आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस डिबेट को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ लोग अपने इश्यूज़ अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रख सकते हैं और उसका जवाब ले सकते हैं। जहाँ तक MLA साहब ने अपने काम के बारे में बताया, हाँ काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे मोहिउद्दीन साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ वो है, वो पास्ट है, हिस्ट्री है, हमें आगे मूव करना है कि आगे क्या करना है। क्योंकि मैंने MLA साहब के साथ कांग्रेस की तरफ से कैंपेन किया है, उस समय लोगों के साथ हमने वादे किए हुए हैं, क्योंकि मैं साथ होता था। तो मेरा इस वक्त जो है उन्हीं इश्यूज़ को मैं MLA साहब को याद दिलवाऊंगा कि एक, हमने लोगों से रोज़गार के बारे में बात की थी, हमने बिजली के बारे में बात की, फ्री बिजली के बारे में बात की थी, हमने गैस सिलेंडर्स के बारे में बात की थी, हमने उड़ी को टूरिज़्म के मैप पे लाने के लिए बात की थी। लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ हो चुका है। लेकिन जब भी मैंने MLA साहब से, क्योंकि लोग मुझसे पूछते थे कि आप कैंपेन करते थे तो आप MLA साहब से क्यों नहीं पूछते हैं, जैसे हमारे वहाँ फायर सर्विस का इशू था, बुनियार में एक बहुत बड़ा इशू है, तो मैंने MLA साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि गाड़ी आ गई है और इसको हम परमानेंट करवा देंगे। अब मीटर्स का इशू जो है आज की डेट में हमारे यहाँ उड़ी में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है मीटर्स का। तो गवर्नमेंट के पास एक जस्टिफिकेशन है कि हम जो आपको 200 यूनिट फ्री देंगे वो जब तक पूरा मीटर नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट को ये हकीकत बतानी चाहिए कि ये स्कीम जो है, ये RDSS स्कीम जो है, ये सेंटर की है, 2022 में आई है और ये लॉस को ख़त्म करने के लिए ताकि बिजली बढ़े। ये जस्टिफिकेशन गलत दे रहे हैं कि मीटर लगेंगे उसके बाद ही हम आपको 200 यूनिट्स दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये गलत बात है कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देने की, नहीं मीटर इसलिए लग रही है, मीटर लगने, और कोई जाके ये कहे कि मीटर हम रोकेंगे, वो कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह से टूरिज़्म पे, जो टूरिज़्म मैप पे हमें उड़ी को लाना है, मैंने उस बारे में, हाँ बॉर्डर टूरिज़्म में मैंने MLA साहब से उस बारे में बात की। उनका कहना है कि सारा टूरिज़्म इफ़ेक्टेड है, तो इसलिए मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये MLA साहब से रिक्वेस्ट होगी कि जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं लोगों के, इसमें कोई शक नहीं है, बेरोज़गारी सबसे बड़ा इशू है। हमारे नौजवानों को रोज़गार दिलवाना जो उस गवर्नमेंट ने वादा किया था वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इनका जवाब ये आता है कि अभी 1 ही साल हुआ है, 1 साल हुआ है, दूसरा साल भी शुरू हो गया। तो जितनी जल्दी इन इश्यूज़ को, इन जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, मुझे लगता है यहाँ के लिए भी अच्छा है और यहाँ के। आप कह रहे हैं कि जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। इरफान साहब ज़रा आप भी बताएं, क्या तज्जिया है, आपका असेसमेंट है? जब हम उड़ी को देखते हैं एक बॉर्डर टूरिज़्म के रूप में, उड़ी को देखते हैं एक LOC के नज़दीक इलाका है, एक खूबसूरती अपनी जगह पे, लेकिन जब काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है तो क्या कहेंगे? देखिए जनाब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जितने भी हमारी ये बहुत सारी पार्टियों से या सोशल एक्टिविस्ट हैं या हमारे उड़ी के लोग हैं, आज जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक दौर एक था 2020 का, यहाँ ताज साहब एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर होता था, वो भी कहता था यहाँ पे कि यहाँ बॉर्डर को नेटवर्क नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब यहाँ का डेलीगेशन दिल्ली पहुँचा, होम मिनिस्टर से मिला
और हमारे उसमें 4 उड़ी के बीडीसी भी थे, जिन्होंने जिस वक्त ये आवाज़ उठाई और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, न फ़ौज रोक रही है न कुछ। और उसके बाद मैं ये बात बोलूँ कि एमएलए साहब इस वक्त 40,000 लोगों के नहीं हैं, बल्कि लाख से ज़्यादा लोगों के हैं, एमएलए हैं। और ये नहीं कि काम नहीं हुए हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन जितने तवक्कात थे उतने नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि जब इलेक्शन ख़त्म हुआ और उसके बाद हमें अपोजिशन कम, सियासत कम करनी चाहिए और अपोजिशन का रोल निभाना चाहिए। वो अपोजिशन नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपोजिशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे फायर सर्विस गई और एमएलए साहब ने उस पर बहुत अच्छा काम किया, वापस लाई, और सबसे पहले मैंने इसकी मुखालफत की थी कि क्यों गई, और जब मिली वापस तो हर एक ने कहा कि ये मैंने लाई। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि एमएलए साहब ने एक अच्छा काम किया, लेकिन जहाँ पे गलतियाँ हैं अभी, क्योंकि अभी उड़ी में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बिल्डिंगें नहीं हैं, और एमएलए साहब को कहीं न कहीं इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि हमारे हाल ही में एमएलए साहब खुद भी गए हैं काफ़ी बार दुदरन में, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे 170 रोल है, लेकिन ये चीज़ है कि 2 कमरे या 3 कमरों में कैसे बच्चों को एजुकेशन रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे काफ़ी रोड अभी भी हैं, जैसे हम मतलब ये चीज़ें लाजड़ी की बात करें, जबड़ी की बात करें, तो काफ़ी एरियो में जो है। और हमारा सबसे बड़ी बात है, हम कश्मीर के लोग जो है अब टेररिज्म नहीं टूरिज़म चाहते हैं। तो दिल्ली का भी वादा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं और टूरिज़म के सपोर्ट में हैं। और मैं भी एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि एमएलए साहब, आपने बात भी असेंबली में उठाई, लेकिन बोनियार की तरफ भी आपको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बनाली जो गुलमर्ग के साथ जोड़ने का है, बरनेट गुलमर्ग के साथ जुड़ सकता है, नौशहरा गुलमर्ग के साथ जुड़ सकता है। और मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर एमएलए साहब चाहेंगे, अगर चीफ मिनिस्टर चाहेगा और होम मिनिस्टर चाहेगा, उड़ी को पुंछ के साथ भी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई वैसी इंडस्ट्रीज़ नहीं है कि यहाँ लोग जो है रोज़गार कमाएँ, और एम्प्लॉयज़ की बात जो है वो एमएलए साहब के हाथ में नहीं है। और ये चीज़ है कि इनके बाप ने जो है एम्प्लॉयज़ पे बहुत काम किया है। हम शफी साहब का भी इस महफिल में शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है उड़ी में ताज साहब ने ज़्यादा की है। और एक नौजवान लीडर समझ के उड़ी के लोगों ने बदलाव लाया है, और एमएलए साहब पे भरोसा है। हम यही चाहते हैं कि एजुकेशन पे काम हो, हेल्थ पे काम हो, और उड़ी के रोड्स जो है वो बने। आप कह रहे हैं कि एक कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आपने प्रपोजल दिया है, एमएलए साहब तक बात पहुंची है। नकवी साहब, आप ज़रा बताएं, आप बीजेपी से है, हमें याद है कि 2019 के बाद बीजेपी ने ठीक ठाक यहाँ पे काम किया है, काम इन द सेंस कि कंट्रोल किया है जम्मू कश्मीर में। ये बताएं एमएलए साहब की 1 साल की परफॉर्मेंस को कैसे आप देखते हैं, और ये भी बताएं कि 2019 के बाद कोई ऐसा काम जो उड़ी के आवाम से आप कहेंगे ये जी जनाब एमएलए उड़ी का नहीं बल्कि बीजेपी का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस टॉक शो को रखा और ख़ास उड़ी में रखा और सभी पार्टियों को इसमें जमा किया। जो आपने कहा कि एमएलए साहब ने अपने काम गिनाए हैं, तो मैं आपको हाल ही में ऑपरेशन संदूर की बात करना चाहता हूं कि अभी 6 महीने नहीं हुए। अगर यही कैमरा लेके आप गांव की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो ये फरियाद कर रहे होंगे कि गोला लग के मेरा घर टूट गया, मेरा नुकसान हो गया, सर्दियां आ गई, लेकिन मुझे अभी तक उसका कंपनसेशन नहीं मिला। इसी तरह से आप अगर गांव का यही कैमरा लेके दौरा करेंगे तो सड़कें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उड़ी में बाकी उड़ी कैसी है। अब यहाँ पे मीटर्स की बात हो रही है, आप किसी गांव की तरफ चले जाओ तो आपको लोग ये कहेंगे कि हमारे बिल की वजह से हमारा पावर काट दिया गया है, हमारे घर में पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन पे रखा हुआ है लेकिन बिजली काट दी गई है। और जिस लाइनमैन से बात करोगे, इंस्पेक्टर से बात करोगे, वो कहेगा कि हमारी तनख्वाहें बंद कर दी गई है अगर हम बिजली ना काटें, बिल ना भरें। अब यहाँ के हालात ऐसे हैं कि 1-2 आदमी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, बल्कि लोगों के सबके हालात यहाँ पे, चाहे ऑपरेशन संदूर हो या उससे पहले हो, बॉर्डर एरिया है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, बिल चढ़े हुए हैं लोगों को। लेकिन उसके लिए कुछ अल्टरनेट जो है वो सोचना जो है वो एमएलए साहब का काम है कि लोगों के साथ क्या ट्रीट करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इलाके हैं, गांव है, वो कहीं ना कहीं अभी सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात से 2-4 हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। उसके बाद जो मीटर की बात की है वो हम बाद में इस पर बात करेंगे। रही बात आपने 2019 से अब तक की बात की, 2019 से लेकर अब तक यहाँ पर एलजी साहब का जो था शासन था, इस दौरान हमें हर वो फैसिलिटी जो सेंटर में यूपी वाले को, बिहार वाले को, पंजाब वाले को,
बाकी वाले को मिलती थी वो यहाँ उड़ी में भी हर किसी को मिली है। और एक जो एक्स्ट्रा चीज़, एक ऐसा जो माहौल जहाँ पे आज आप आराम से कैमरा लेके आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, एक ऐसा माहौल मिला है जो पहले नहीं था, जिसके लिए हमें खौफ था कि हम यहाँ से श्रीनगर निकलते थे तो हमारे घर वाले ये दुआ करते थे पता नहीं ये बच्चा शाम को घर ठीक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कहाँ पत्थर पड़ेगा, कहाँ ग्रेनेड हादसा होगा, क्या होगा या क्या नहीं होगा। ये सबसे बड़ा तोहफा जो है वो बीजेपी की तरफ से है 2019 के बाद। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो अभी बज़ाहिर अमन हमें दिख रहा है इसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है। ठीक है, हर एक अपनी तरीके से अपनी बात सामने रख रहा है। मैं नवीद बुख्तियार साहब से पूछना चाहूँगा, एक सोशल एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है। नवीद, मुझे याद है लास्ट प्रोग्राम में आपने बात की थी, सजाद साहब ऐसे ही सामने थे लेकिन उस वक्त वोट की लालच सबको थी। अभी किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या वाकई कोई बदलाव आपको उड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है या अभी भी आप कह रहे हैं कि इस घर को आग लगी है घर के चिराग से? इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं कहूँगा ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा है, जिससे बट नेचुरल जो भी हुकूमत में सरकार हो वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करती है। हर साल एक बजट बनता है, डेवलपमेंटल बजट बनता है, इस बार फेब में बनेगा। तो हर साल कांग्रेस रही हो, कोई भी सरकार रही हो, हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है। मगर चूँकि 2014 के बाद 24 में एक बार फिर इलेक्शन हुए तो मैं कहूँगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन हद से ज़्यादा है। ठीक है, एमएलए साहब ने बहुत से काम यहाँ पे गिनवाई कि जिन्होंने पर्सनली उन्होंने किए हैं, बट आपने खुद देखा कि किस तरह अपोजिशन के लीडर्स ने किस तरह कहा कि कहाँ कहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं ज़्यादातर जिम्मेवार तो इस सब में जो पावर स्ट्रक्चर यूटी का बन चुका है बीजेपी को ही ठहराऊँगा। अभी किसी ने कहा कि बीजेपी की वजह से अमन आया है, मैं कहूँगा अमन तो नहीं आया है। आपके सामने पहलगाम अटैक है, आपके सामने पुलवामा अटैक है, आपके सामने शेलिंग्स है। डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब के हाथ में है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैक्सिमम कंपनसेशन 60 घर उड़ी के कंप्लीट डैमेज हो चुके हैं और मैक्सिमम कंपनसेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया या यूटी गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टली एलजी साहब के पास है 3 लाख है। आप खुद सोचें, जिसका घर तहस नहस हो चुका है, 8 लाख 10 लाख 15 लाख इन पहाड़ों पे लोग घर बना रहे हैं इतना खर्चा करके, और फिर आप 1 लाख दे रहे हैं, फिर मजबूरन आप दे रहे हैं 2 लाख। 400 से ज़्यादा लोगों के घर पार्शली डैमेज है, कितना दे रहे हैं आप? 6,000 5,000। और आप फिर कहेंगे दिस से ब्लेम गेम, आप कह रहे हैं ये करेगा वो करेगा। इट्स इन योर हैंड, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारा सबसे बड़ा इदारा एनएचपीसी है, किसके हाथ में है? एनएचपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। यू हैव टू वर्क, बीजेपी हैज़ टू वर्क। आप अपने मिनिस्टर के पास जाए ना, अभी 2 दिन के टूर पे यहाँ पे कश्मीर में था। ये क्या बर्फ़ देखने आते हैं समर्स में? क्या ये घूमने आते हैं, गंडोला राइड करने आते हैं? ये किस चीज़ के लिए आते हैं? रिजॉल्व पब्लिक इश्यूज़। एनएचपीसी में 10 करोड़ का सीएसआर होता है और इस साल 1 रुपये नहीं खर्चाया इन्होंने। वो पैसा कहाँ गया? देयर इज देयर ओन एग्रीमेंट कि 2% लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में देना है। 10 साल में बीजेपी ने दिया क्या? 1% तो डायरेक्टली एनएचपीसी को देना है, 1% यूटी गवर्नमेंट को देना है। क्या दिया एलजी साहब ने 5 इसमें अपने 5 साल के टेन्योर में? आप कह रहे हैं कि जो अभी यहाँ यूटी है इसमें ज़्यादा जो कंट्रोल है वो एलजी के डोमेन में, जैसे आपने कहा शेलिंग हुई या एनएचपीसी बाकी चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा, बट दिस ऑल्सो वोंट वर्क कि उसके हाथ में, इसके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एटलीस्ट यू हैव टू बी द वॉइस। आपने खुद अपने मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट कहा है वी हैव टू रिस्टोर द डिग्निटी। डिग्निटी रिस्टोर हुई? ये कहते हैं 1 साल हमें हुआ, हम 5 साल का मौका है। फिर असेंबली क्यों कर रहे हो? 5 साल के बाद असेंबली कीजिए। फिर मीडिया को बात करने नहीं दीजिए कि ये 5 साल के बाद हमें सवाल पूछे। सवाल तो लोग पूछेंगे, सवाल लोग सेंटर से भी पूछेंगे, एलजी से भी पूछेंगे, जैसे नवीद ने कहा उमर अब्दुल्ला सरकार से भी पूछेंगे। वैसा आप ज़रा बताएं, आप भी एक सामाजिक कारकुन है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि काम हो रहा है, कहीं लूप होल्स भी है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, एमएलए साहब सामने क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट हो भी रही है और हुई भी है। हम ये कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन अभी जो यूथ है, एमएलए साहब की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि ये खुद यंग है और सबको ये उम्मीद है कि यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म होगी। लेकिन मेरा एक सवाल है एमएलए साहब से कि यहाँ पे एनएचपीसी जो है वो एक बहुत बड़ा अदारा है। इनके कहने के हिसाब से यूटी है, हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ, एनएचपीसी अगर यूटी है फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है फिर भी वो
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। पिछले 5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे लैंड होस्टी बैठे हुए हैं। क्या एमएलए साहब ने एक भी रिप्रेजेंटेशन अपनी गवर्नमेंट को दी? एक भी रिप्रेजेंटेशन उनकी चीफ मिनिस्टर को गई? वो एहतजाज किस चीज को लेके है? देखिए, जो एहतजाज हो रहा है वो ये हो रहा है कि एनएचपीसी ने जो लैंड होस्टी थी, जो उड़ी सेकंड पावर प्रोजेक्ट के लिए लैंड ली गई थी बनाने के लिए, उन लोगों का प्रोटेस्ट है कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए थे। एनएचपीसी ने वहां पे एक पूरा मैस क्रिएट किया है। एक एक बंदे को 4-4 बेनिफिट दिए हैं। 2013 से लेके 2015 तक बेनिफिट से बेनिफिट दिए जा रहे हैं। वो कुछ आप कह रहे हैं कि अभी तक एमएलए साहब ने वहां कोई मुदाखलत नहीं देखिए, की। मुदाखलत में एक ही चीज कह रहा हूं, अगर उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन की है, बात की, उन्होंने एक बार बात की, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता है कि अपनी गवर्नमेंट को तो वो बता सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं चीफ मिनिस्टर को, सर कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे ही लोग जो मेरे सपोर्टर हैं, वो एक इशू खड़ा किया उन्होंने, एक उनकी मांग है। इवन कि हम वहां पे बैठे हुए, हम नौकरियां नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं आप इंक्वायरी कीजिए। सर, क्या चीफ मिनिस्टर के सामने बात नहीं कर सकते? पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते कि उनके जो एमपीज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पे खड़े हैं, क्या वहां पे आवाज नहीं उठा सकते हैं वो? आपकी बात एमएलए साहब तक पहुंची है, जरूर वो जवाब देंगे। शफी साहब, चूंकि आप ट्रेड से वाबस्ता है, उड़ी का जब हम ट्रेड के तनाजुर में उड़ी को देखते हैं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ तब्दीलियां आई है? और ख़ासकर जब हम वेस्ट मैनेजमेंट को लेके बात करते हैं, लेन ड्रेन्स की बात करते हैं और यहाँ ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो आप लोगों का शुक्रिया है। दूसरा, हमारा जो मार्केट है इस वक्त जो है रोड वाइडिंग की जद में है। हम पिछले 1 साल से इसी तजब्जब में है कि हमारा मार्केट क्या है, कितना है, कैसे जाएगा। उसमें बीकन ने तकरीबन हमारे मार्केट की निशानदेही की है, लेकिन प्रॉपर अभी तक उन्होंने प्रॉपर वो हमको निशान नहीं लगा दी है। डिमार्केशन प्रॉपरली अभी नहीं हुई, अभी उन्होंने नहीं की है। और मैक्सिमम जो पेमेंट है हमारी वो अभी वो पेंडिंग है। तो इन लोगों ने जो है तहसीलदार साहब वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन ने आकर नोटिस भी हमारे एरिया में लगा दी है। हमने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की, इन्होंने ये जो है नोट्स आकर हमारे दिखा दी हैं। फिर एमएलए साहब ने बीच में आकर जो है उनको कहा कि पहले इनको पेमेंट करें, जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक आप बाज़ार के साथ हाथ नहीं लगाते। उसमें हमारा मार्केट में जो 31 दुकानें हैं ये बिल्कुल ही वॉश हो रही हैं। उसमें 20 दुकानें जो हैं टाउन की हैं, वो दुकानें वॉश हो रही हैं। उसकी पीछे जगह है। हमने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो उन लोगों को बेरोज़गार ना हो, वो वहाँ पर एडजस्ट रिहेबिलिट के। और जो 11 दुकानें हैं वो तकरीबन पार्सली हो रही हैं। 66 फुट के बाद उनके पास दुकान बच रही है, उतनी ही कटे जितनी वो इस्तेमाल हो। उसके बाद जो 3 फुट 3.5 फुट जितनी जा रही हैं, ये खाली कुछ कह रहे हैं पूरा डैमेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ज़मीन जस्ट लाइक कुछ सरसाई गई है। जितनी हमारी ज़मीन गई है उतनी ही हम काटेंगे इंशाल्लाह। ये हम ही नहीं काट रहे हैं, पूरी आप जलना से लेकर यहाँ तक देखें, उन लोगों ने खुद काटा अल्हम्दुलिल्लाह। जितना पैसा जिसने दिया उतना वो काट कर उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। वैसा ही हम भी यहाँ इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे, जो जितना जाएगा। दूसरा, हमारे मार्केट में बाथरूम की दिक्कत थी, अल्लाह के फजल से वाशरूम वो हो गया है। 2 वाशरूम में बन गए हैं, पिछले 30 सालों में कभी नहीं बने हैं, अल्लाह के फजल से वो बनने हैं। ये क्रेडिट आप एमएलए साहब को दे रहे हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, इन्होंने वो किया है। तीसरा, हम एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करें कि हमारा जो बस स्टैंड है उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है, और वहाँ पर अगर एमएलए साहब दिल से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 100 के करीब दुकानें बनेंगी, और उस दुकानों में जो है वो लोग वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारा टाउन जो है, टाउन के मामले में जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अमृत के मामले में कि अल्लाह के फजल से है, पहली बार उड़ी वालों को उम्मीद लग रही है कोई पानी पीने की। आज की डेट में जो है तलावाड़ी से पानी आ रहा है, जो डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसको हौज में गिराएंगे। अब वो क्या करेंगे, तो लेकिन डॉक्टर साहब ने पैसा दिया है 10 लाख रुपए, उसको काम हो रहा है। अब हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पैसा ज़ाया ना हो, वो प्रॉपर चल में। तीसरा, तो जो हौज है 2024 में उसका फाउंडेशन हम लगा ऊपर हमको, और लगामा में अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम चल रहा है फिल्ट्रेशन प्लांट का। लेकिन ठेकेदार से गुजारिश है हमारी कि 5 महीने से वहाँ पर काम नहीं चल रहा है, वो भी काम शुरू हो जाए। ऐसा ना हो कि ये हम पेंडिंग रह जाए, और वो भी बने। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह काम जो हुआ है वो हो रहा है, लेकिन हमारा जो 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसकी डैमेज ना आए। आप कह रहे काम हो रहा है, कुछ काम करने की ज़रूरत है। उमर साहब, आप ज़रा बताएं, आप भी चूँकि बीजेपी से है, आपके एक साथी ने बड़ी डिटेलड में तनकीद भी की और ये भी कहा कि हमने कितना काम किया है। ओवरऑल उड़ी को लेके किस तरह से आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं समझूंगा जो हमारी एमएलए साहब है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पूरा फेलियर है हुकूमत का। आप बोलेंगे कैसे? हमारे एमएलए साहब ने 40,000 वोट लिया, अभी तक
यूथ 50% उन्होंने यूथ का वोट लिया, तो यूथ की कहीं पे बात नहीं है ना, कोई रिप्रेजेंटेशन है यूथ को कैसे अकोमोडेट हम करेंगे, हम उनके लिए क्या फ्यूचर प्लान है, वो कहीं पे बात नहीं है। दूसरी बात बताएंगे हमारा इनका मैनिफेस्टो, अगर आप मैनिफेस्टो में लोगों को वादे देते हो तो कम से कम 1% तो करके दे दो, और अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आपको इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कह रहे हैं कि अभी मैनिफेस्टो में 1% भी पूर्ण नहीं किया है। जी मुझे बताइए, ठीक है, 12 एमएलए साहब तो गैस उसका सिलेंडर जवाब बताइए, देंगे। 12 सिलेंडर इन्होंने बताए, एक बता दीजिए अगर इन्होंने 200 बिजली का यूनिट फ्री देने का वादा किया था, मुझे ये बताइए बेचारे, अगर गवर्नर साहब की 12 साल यहाँ हुकूमत थी, उसने कभी मीटर नहीं लगवाया, ये क्यों लगवा रहे हैं? तो गरीब इंसान जाएगा कहाँ? एमएलए साहब को जितवा के इसलिए तो नहीं भेजा इनको मीटर लगाओ। तो सीधी सीधी बात है कि मीटर तो एलजी साहब के ही दौर में लगा। उन्होंने डिनाई किया ना, डिले किया ना, तो इन्होंने जैसे ही जीता, अब तो लग रहा है ना हर किसी में, तो ये भी तो डिनाई कर सकते थे, इसको डिले कर सकते थे। हमारे गरीब लोग हैं, खासकर उड़ी में प्रोजेक्ट्स है, ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे, भाई साहब हमारी उड़ी को आप मीटर्स मत करो, क्योंकि वहाँ गरीब लोग हैं, लोगों ने ज़मीन दिया, प्रोजेक्ट्स हैं, हमें फ्री क्यों नहीं पावर दोगे? 5 किलोमीटर के अंदर अगर ये कमिटमेंट है एनएचपीसी के साथ, तो क्यों नहीं दे रहे हैं वो? 2019 के बाद बीजेपी ने कोशिश क्यों नहीं की कि उड़ी को एनएचपीसी से रोजगार भी मिले और फ्री बिजली भी मिले? जनाब गवर्नर साहब का हुकूमत थी, और बीजेपी यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, हम अपोजिशन में, अभी तक लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। एलजी साहब जो अपनी लेवल पे करते हैं, ठीक है ना, अभी तो एमएलए साहब को 1 साल दिया ना, तो 1 साल में वो कुछ तो करके दिखाए। कह रहे हैं कि एमएलए साहब फेलियर हैं फिर? सीधी सी बात। और इनका जो 30 साल पिछला रहा है ना, वो इन्होंने हुकूमत की है, तो लोगों को पानी की प्रॉब्लम, लोगों को ये बाथरूम की, ड्रेनेज की, ये बेसिक फैसिलिटीज तो होनी थी। अभी ये 31 ईयर की हुकूमत जो कर रहे हैं, तो इतनी तो लोगों की डिजर्व है कि बेसिक फैसिलिटी। आपको तो एमएलए साहब रिएक्ट करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में हमें ताउन पेश किया है रामपुर फिलिंग स्टेशन बीपीसीएल रामपुर बोनियार ने और न्यू चाइल्ड केयर हाई स्कूल बोनियार ने। प्रोग्राम जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। उड़ी की तामीर तरक्की पे बात हो रही है। 1 साल की हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड, ज़मीनी स्तर पर कितने वादे पूरे किए गए हैं। निसार साहब, आप ज़रा बताएं। जिस तरीके से सब ने अपनी बात रखी है, लेकिन समाजी कारकुन अक्सर ग्राउंड ज़ीरो पे मामलात, हालात को देखते हैं, घर घर की कहानी से वाकिफ़ होते हैं। आगाज़ में एमएलए साहब ने कहा, क्या कुछ कहेंगे? शुक्रिया सर। सबसे पहले आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया, मैं एमएलए साहब की ही बात का जवाब दूंगा, जो उन्होंने सवाल किए, जो उन्होंने कहा मैंने किया या नवीद भाई ने किए, या इन्होंने बेसिकली सर इन सब ने जो बात की वो सिर्फ उड़ी टाउन की बात हुई। मैं एमएलए साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ उड़ी टाउन नहीं है। अगर इन्होंने काम किया है तो सिर्फ हॉस्पिटल उड़ी में ही नहीं है, बोनियार में भी है, नूरखा ब्लॉक में भी है, बिजामा में भी, परनीपीला में भी है। बोनियार के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों? इन्होंने सर 6 एम्बुलेंस यहाँ पे लाई, शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका। क्या हमारे नूरखा ब्लॉक को एक भी हिस्सा नहीं था कि हम लोगों ने वोट नहीं दिए हैं? नवीद साहब ने बात की, हाजी शफी साहब ने बात की, या डॉक्टर साहब ने बात की, सब ने बात की सिर्फ उड़ी टाउन की। क्या डॉक्टर साहब को सिर्फ उड़ी वालों ने ही वोट दिया, टाउन वालों नहीं? खुदा रहा बाकी इलाकों पे भी नजर छोड़ी जाए। आपका मतलब यह है कि टाउन से जब हम बाहर निकलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक गांव है या बाकी इर्द गिर्द गांव देहात है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं। बता दूं, शीरी से हमारा स्टार्ट होता है। बिल्कुल सर। क्या अभी तक आपको शीरी की बात उठी? डॉक्टर साहब ने बोला मैंने वहाँ पे किया, या शफी साहब ने, किसी ने भी? मेरी गुजारिश यही है, मैं ये इस चीज़ के अपोजिट नहीं कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट ना हो, ये काम करें। 1 साल में क्या किया, अब इनके पास 4 साल हैं, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मेरा इनका एक क्वेश्चन है, जो अभी इन्होंने बोला कि हमारा यूटी बजट है और यूटी में पैसा कम आता है। जब इन लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया तब भी तो इनको पता था यूटी है, तब इनने बोला था कि 12 गैस सिलेंडर देंगे। इनको नहीं पता था पैसा कहाँ से आएगा। स्टेटहुड की बात की थी, वो स्टेटहुड कहाँ है? बिजली की बात की थी, राशन 10 किलो की बात की थी, तब भी वही यूटी थी जब जो आज है सर। क्योंकि मैनिफेस्टो तभी बना था, इन्होंने तो यही देख के बनाया होगा कि तो वादे क्या किए गए थे और कहाँ पे वो पूरे हो जाए। यहाँ पे सर बड़ा रोना आता है मुझे। हमारी फायर सर्विस तहसील बोनियार को 40 साल लोगों ने हुकूमत की, ताज साहब के 12 साल भी उसमें गए, मैं सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कहूँगा। बदकिस्मती से हमारी बोनियार तहसील को अभी तक फायर सर्विस नहीं थी। मैं आपको एक वाक़ा बता दूं, 1 साल पहले की बात है, जिसमें मैं खुद बजाते खुद पैदल मार्च पे था। वली मोहम्मद साहब सरपंच थे और एक बीडीसी हमारे साथ थे और मीडिया वाले कुछ हमारे साथ थे। हमने बोनियार से बारामूला का सफ़र पैदल तय किया, जाके डीसी ऑफिस में धरना लगाया, सिर्फ इसलिए कि हमें फायर सर्विस चाहिए। सर हम एम्बुलेंस वो फायर सर्विस साथ लेके निकले वहाँ से, क्योंकि हमारे पाँव में छाले पड़ गए, खून चल रहा था। जब एडीसी साहब ने हमारे खून देखे, उन्होंने एम्बुलेंस उसी टाइम दे दी। हम यूँ समझे कि आपकी ये शिकायत है एमएलए साहब से कि नहीं, जनाब सिर्फ उड़ी सिर्फ टाउन नहीं है। मैं उड़ी सिर्फ टाउन नहीं है, उड़ी और भी है। अब जब 1 महीने के बाद वो एम्बुलेंस वापस ले गए, अब इन लोगों ने दोबारा मेहनत की, उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल है, एमएलए साहब का। इन्होंने दोबारा वो लाई,
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर 3 मंथ्स के लिए, जिस दिन ये फायर सर्विस आती है, जिसमें मैं तनकीद करता हूँ तमाम पार्टीज़ को, ताई साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबको, कि इनके एक यूथ प्रेसिडेंट उठते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट, वो एक किताब छाप देते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, एमएलए साहब के हाथ में नहीं है, ये सीएम नहीं कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर, फायर एंड एमरजेंसी ये एलजी के हाथ में है। अब जब 2 दिन बाद आती है तो वही यूथ प्रेसिडेंट तारीफों के पुल लगा देते हैं। मैं इनसे एक ही बात कर रहा हूँ, खुदा रहा आप काम करें, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, हम आपके साथ हैं। लेकिन 6 ब्लॉक हैं आपके, पहले 5 थे, आपका शहरी लेके 6 ब्लॉक हैं, खुदा रहा उन पे भी ख्याल किया जाए। 6 ब्लॉक्स पर नज़र रखे। डॉक्टर साहब, बड़ी तनकीद, बड़े सवालात, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी आवाम हमें देख रही है, गुलिस्तान पे भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से तनकीद का भी जवाब देंगे, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी है उसका भी जवाब देंगे, और कुछ मसाइल का जिक्र हुआ है तो उस पर भी ज़रा लबकुशाई कीजिए। देखिए, तनकीद बराए तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है और ये जमहूरी हक है। जो है, हम हमेशा, हमारा नारा रहा है कि जो अवाम जो है वो मालिक है और सरदारी अवाम का हक है। जम्मू कश्मीर का नारा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और तनकीद से हम घबराते नहीं हैं, तनकीद बराए तामीर हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कई मुद्दे हमारे सोशल एक्टिविस्ट ने भी बोले, हमारे खालिद साहब ने भी फरमाया। खालिद साहब कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ कैंपेन में थे और उस वक्त वही कांग्रेस में थे। आज मोहिद्दीन साहब भी वापस कांग्रेस में आए हैं, उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बैकअप कर रहे थे, ताई साहब को। काम हर हुकूमत करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन काम में तेज़ी लाना किस हुकूमत का काम है, किसने किया है, वो देखने की बात है। मैं आपको 1 साल की थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। अगर हम पावर सेक्टर को ले लेंगे, पावर सेक्टर की बड़ी बात हुई, मीटर्स की बात हुई। ये आरडीडीएस स्कीम है, आरडीडीएस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और आरडीडीएस स्कीम जहाँ पे भी स्टेट में लगती है वहाँ सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई वहाँ पे मीटर लगेंगे और हमने कहा कि हम 200 यूनिट जो है वो फ्री देंगे। हम पाबंद हैं, हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन 200 यूनिट को कैसे मेजर किया जाएगा? 200 यूनिट को हम ऐसे तो मेजरमेंट कर नहीं सकते। जब या आपका मीटर लगेगा तभी वो बताएगा कि इसके 200 मीटर्स के यूनिट जो हैं ये हुए हैं तो हम उसको फ्री करेंगे। तो वो तो लगने, बारामूला में भी लग चुके हैं, शेरी में भी लग चुके हैं, हमारे इस टाउन में जो है यहाँ पे ऑलरेडी कई सालों से ये मीटर्स चल रहे हैं और लोग फैज़याब हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी गाँव की, एचटी लाइन्स जो थी 11 kV की, वो बोसीदा हो चुकी हैं। उनको पिछले 30 साल के बाद नए से हम उसको रिवैम्प कर रहे हैं और इस वक्त खुदा का फजल है कि हमने 6 ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड किया। हमने नूरखा को स्टेशन को, रिसीविंग स्टेशन को 6.3/2 किया। हमने बोनियार के रिसीविंग स्टेशन को 6.3/2 किया। हमने लिम्बर की जो आरडीडी स्कीम है उसको हमने इसको अलग फीडर किया। हमने गरकोट की लाइन को अलग फीडर किया। हमने नामला की लाइन को, काम चल रहा है। हम सैदपुर में नामला और बलकोट वालों को अलग कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद को और कमलकोट को अलग एचटी लाइन का जो आरडीएस स्कीम 2 में हम कर रहे हैं। सीएसआर में हमने बोनियार का कॉलेज है उसको 50 लाख रुपया हमने सीएसआर एनएचपीसी एलजेएचपी की तरफ से पहली मर्तबा इतने सालों में सीएसआर मिला और 50 लाख के हमने कंप्यूटर्स दिए। हमें जो एनएचपीसी का सीएसआर है उससे हमने कई जगह पे ट्रांसफार्मर्स दिए। मैंने सीडीएफ में इस तक 1 करोड़ से ज़्यादा जो है पावर सेक्टर में ट्रांसफार्मर्स जो है वो इशू किए हैं। मैंने 6 एम्बुलेंसेज किए। मेरे भाई ने कहा कि नासिर साहब ने कि उस तरफ नहीं किया गया। हमने एनएचपीसी में पीएचसी बोनियार के लिए 4x4 की एम्बुलेंस करवाई, वो हमने किया। अब इनकी ये शिकायत है कि आप उड़ी को सिर्फ टाउन के प्रिज्म में देख रहे हैं। भाई साहब, आप बाहर भी देख रहे हैं। मैंने तो आपको सारी चीज़ें नूरखा की बात गिनी। हम त्रिकांजन को नया फीडर दे रहे हैं, हम उसकी नई लाइन लगा रहे हैं। हमने लिम्बर को क्लियर किया, हमने पहलीपोरा वगैरह को इसको अलग लाइन किया, क्योंकि एलजेएचपी के से क्या होता था कि जब कहीं फॉल्ट आता था, लिम्बर को फॉल्ट आता था तो पूरा पहलीपोरा जो है वो अंधेरे में चला जाता था, या बोनियार में फॉल्ट आता था तो सारा जो एरिया जो है वो फॉल्ट हो जाता था। हमने कोशिश की है कि हम पावर सेक्टर को टोटली रिवैम्प करें। हमारी कोशिश है, जैसे कि इन्होंने कहा कि नौजवानों की, हमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो हमारे अपने नौजवानों की है, उसके लिए पिछले 1 साल से जो मैंने कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2026 में वो हमारी कोशिशें जो हैं वो रंग लाएंगी। हम
उड़ी 1 स्टेज 1 स्टेज 2 जो है उड़ी 1 NHPC 1 जो हमारा है, उसमें स्टेज 2 का उसका टेंडर भी हो चुके हैं सिविल वर्क्स के। स्टेज 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुहूरा पावर हाउस जो हेरिटेज प्रोजेक्ट में हम ले रहे हैं, उसका जो है DPR हो चुका है। उसकी अगली मीटिंग में इंशाल्लाह उसका काम भी हम करवा रहे हैं। चंदनवाड़ी में 7 मेगावाट का उसका टेंडरिंग हो चुकी है। उसके बाद रेलवे लाइन, हमारी कोशिश है कि ये 2026 में ये अगर ये चारों चीज़ें हमारी आ जाती हैं तो एक मजदूर तबके से लेके एक इंजीनियर तक जो हमारा जो है बेकार जो हमारा नौजवान है इसको रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है अगले 5 साल के लिए मिनिमम चलेगा। कहीं ना कहीं हम यूँ समझे सजाद साहब कि आप कह रहे हैं कि जो तनकीद इन्होंने की है, इनकी तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन एक कम कलील वक्त में आपने काम बहुत किया है और आपका जो प्रपोजल है, जो विजन है उड़ी की डेवलपमेंट को लेके, अच्छा एक चीज़ हम आपको बताएंगे। इन्होंने मेरे सोशल एक्टिविस्ट ने बात की और खालिद साहब ने बात किया। टूरिज्म मैप में मेरी सबसे पहली कोशिश थी वो बॉर्डर टूरिज्म को। बदकिस्मती हुई कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया और हालात ख़राब हो गए। मैंने उड़ी को 3 चीज़ें जो है बॉर्डर टूरिज्म में, बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म, क्योंकि यहाँ बाबा रंगी इमाम है, बाबा काजी नाग है, बाबा फरीद है, यहाँ पांडव मंदिर है, यहाँ हमारे पास छठी पातशाही है, हमारे पास अब बुद्धिस्ट स्टूपा भी जो है वो गांडामुला में उसका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है और उसकी खुदाई शुरू हुई है। तो बुद्धिस्ट्स के लिए भी एक पिलग्रिमेज स्पॉट जो है वो उड़ी बन रहा है। उसके साथ इको टूरिज्म, इको में मारखोर जो जानवर है ये सिर्फ हमारे लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लशीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो मारखोर को देखने के लिए आते हैं, तो ये इको टूरिज्म है। मैंने जैसे कि मेरे इस भाई ने फरमाया, हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्लियर करवाया बीकन से, जो अब उड़ी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी अपने गुलमर्ग के साथ। जो बनाली रोड जो है वो अब क्लियर हो जाएगी बोनियार तक। उसका जो है प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। जिस तरह आपने कहा कि हमारा मंडी थाना में जो अपने पुनिश मंडी है उसकी भी एक रोड जो है वो ऑलरेडी गुलमर्ग को टच कर रही है, उसके ऊपर भी काम जारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। बीकन वालों की तरफ से हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारी कोशिश है कि गुलमर्ग में जो टूरिस्ट आएगा वो 2 घंटे में बॉर्डर टूरिज्म जाके देखे। तो हमारी ये कोशिश है कि बॉर्डर टूरिज्म को फ़रोग दिया जाए, उससे जगह जगह पे जो हमारे ये लोग हैं, नौजवान हैं, ये एक काम कर सकते हैं। और मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं, ख़ास तौर पे 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड का, 161 ब्रिगेड का, कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, हालात इतने ख़राब हुए उसके बाद भी हमारा बॉर्डर टूरिज्म नहीं रोका। और आज भी श्रीनगर से लोग आते हैं बॉर्डर टूरिज्म को देखने के लिए। और उसको हम जो हमारी जो मेन जो चीज़ें हैं, एक बेरोजगारी को दूर करने के, यही हमने एक तरीके। किसी साहब ने यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विक्टिम्स बने बॉर्डर एरिया पे लोग, लेकिन अभी तक उनको कंपनसेट नहीं किया गया। देखिए वो आपकी बात बिल्कुल सही है। और मेरे सोशल एक्टिविस्ट नवीद मुख्तार ने भी ये कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की से जो हमारा जो पैसा आया ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो हर जगह आया, और जो कंपनसेशन आई वो 3 लाख रुपए की। हमने हालांकि खुद हमने डिमांड की थी कि कम से कम जो डैमेज हाउसेस हैं कम से कम उनको कम से कम 10 लाख रुपया, और जो दूसरे हाउसेज हैं पार्शियल डैमेज उनको 5 लाख रुपया दिया जाए। ठीक है, या कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि विजन बड़ा है। चालकू साहब, बड़ी देर से आप देख रहे थे सजाद साहब के चेहरे पर, जैसे उन्होंने काम गिनने शुरू किए और विजन भी बताया 2026 का और आगे क्या है, क्या कहेंगे? विजन अपनी जगह पर और क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? हमने सवालात किए जो मैंने इशू किए, तो डॉक्टर सजाद साहब ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। नंबर 1, दैट मीन्स माई पॉइंट इज़ वैलिड। नंबर सेकंड जो इन्होंने हेल्थ को लेके सवाल, अब मुझे बोलने दे प्लीज़। डॉक्टर सजाद साहब ने जो अभी बात की, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। चाहे डॉक्टर बशीर हो, डॉक्टर सजाद हो, ये स्कीम्स होती रहेंगी, इनमें कोई अड़चन नहीं ला सकता, बिकॉज दीज स्कीम्स हैव टू बी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी फंडिंग वहीं से आती है। हम इस मुद्दे पे बात कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर था वो क्या था और 1 साल में इन्होंने क्या काम किया। यहाँ हम सेंट्रल स्कीम्स गिनने के लिए नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम मंशूर पे बात करें, कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें आप। एजुकेशन सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि उसके हवाले से कोई बात यहाँ पे नहीं हुई। अगर मैं हायर सेकेंडरीज की बात करूँ, हायर सेकेंडरी सुल्तान डक्की 2008 में सैंक्शन हुई, 2012 में स्टाफ आया और आज 2025 है। वहाँ मेडिकल स्ट्रीम का कोई लेक्चरर नहीं है, मैथमेटिक्स का लेक्चरर नहीं है, लेक्चरर्स खाली हैं। हायर सेकेंडरी इस्लामाबाद, जगह की शदीद किल्लत थी, अब कोई बिल्डिंग बन रही है, नॉट एडुकेट। जगह की 2019 में सैंक्शन आई है,
मेडिकल स्ट्रीम नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है। नामला हायर सेकेंडरी लेक्चरर्स की कमी है, मैथमेटिक्स लेक्चर नहीं है, हाई स्कूलों में कमी है। ये जो सर्व शिक्षा अभियान और ये जो आरटी का बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा था कि बड़ा तूफान हुआ जी ये आरटी में, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो एजुकेशन सेक्टर को हुआ है। अगर आप डेप्थ में जाएंगे, पहले जो आरटी स्कीम बनी थी, स्टेट ने बनाई थी, उसमें कुछ टीचर्स रेगुलर भी हुए, एक्सेप्टेड। फिर सर्व शिक्षा अभियान आया, उसमें जो आरटी लगे, उन आरटीज ने 40,000 पोस्टें उन नौजवानों की खाई जो नौजवान लगते, नौकरी में लगते। कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो पोस्टें जो हैं वो आरटी लगे। और आरटी क्या हो रहा है अब, हाई स्कूल, सपोज कोई हाई स्कूल है, बलकोट की बात करूंगा मैं, वहाँ पे आरटी जो प्राइमरी स्कूल में काम कर रहा है, बलकोट हाई स्कूल से टीचर पोस्ट पे उसकी तनख्वाह ड्रा हो रही है। इस तरह से 40,000 पोस्टें वो फ्रीज की गई थी। और 2010 के बाद 2025 तक एजुकेशन कोई टीचर रिक्रूट नहीं हुआ है। ये हमारे नौजवानों के साथ ज्यादती हो रही है, जिनसे वादा किया गया था कि हम आपको रोजगार फराहम करेंगे। तो दूसरी बात ये जो अलमिया है, यहाँ पे पॉलिटिकल बुनियादों पे लेक्चरर को तब्दील करके यहाँ से बाहर कर दिया गया। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये अगर सियासी मुदाखलत हो रही है। मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स टीचर यहाँ पे इन हायर सेकेंडरीज में नहीं है, तो उस टीचर को कैसे एमएलए साहब ने अलाउ किया, किसके कहने पे अलाउ किया कि उसको यहाँ से ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट बारामूला से भी आगे भेज दिया गया। रहा ये मसला, जो पावर का मसला है, ये बड़ा एक ग्रेव सिचुएशन है। पावर के जो अगर एमएलए साहब कितनी भी इसको ये सफाई देना चाहेंगे, हमारी आवाम जो है ये जानती है, सब कोई सेटिस्फाई नहीं है। पावर प्रोजेक्ट हमारे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर शफी साहब के दौर में बने, फिर एक प्रोजेक्ट ताज साहब के दौर में बना, मगर मैं पूछता हूँ कि वो जो MOU हुए थे वो कहाँ गए? यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा मिला 3 प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी? अभी हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब गिनवा रहे हैं जी, उड़ी से सेकंड बन रहा है, फिर हमें ये होगा। जब 3 प्रोजेक्ट से कुछ नहीं मिला हमें, अब क्या देंगे वो? बिजली की बात करेंगे, आपको याद होगा ऑनरेबल CM साहब ने तकरीर में कहा हमें पावर में आने दो, मैं देखता हूँ कौन मीटर लगाएगा, मैं देखता हूँ ये मीटर हम उखाड़ के फेंकेंगे, में फेंकेंगे। फिर क्या होता है? आप वही ऑनरेबल CM साहब जो हैं, वो CM साहब जो वो कह रहे, जब तक मीटर नहीं लगेंगे हम पावर भी नहीं दे सकेंगे। तो ये जो दोहरे बयान है, उस वक्त आप सुने प्लीज़, मुझे बोलने दो, क्योंकि मंशूर पे बात नहीं हुई है। मैं उनके उन वादों को याद दिलाना चाहता हूँ जो इन्होंने इलेक्शन के दौरान किए। तो साहब ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे मंशूर के अंदर, उन वादों पर अभी तक, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, ऑडियंस में बहुत सारे सवाल आते हैं, एक पब्लिक की बड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन्स है, सब कुछ कहना चाहते हैं। जल्दी बताएं सवाल क्या है, किन से आपका सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि मैं थाजल में रहता हूँ, मैं एक आम आदमी मजदूर हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हमारा ये सवाल है कि हमारा रोड जाके आप देखो, डॉक्टर सजाद साहब पिछली बार 10-15 दिन हो गए थे वहाँ पे, इन्हें खुद भी देखा कि जब लोग जाते हैं किसी टाइम भी हादसे का शिकार खराब है वहाँ पे, बिल्कुल खराब है। तो रही बात पानी की, हमें तलावाड़ी से पानी दिया, वहाँ पे आप जाकर डायपर के ढेर देखेंगे। अगर ठीक है पानी दिया, हमारा कोई, हम पानी तो पीना है, हमने कम से कम उनका कुछ करना था। डायरेक्ट पानी है, जो ही अभी बारिश आएगी करके वेस्ट मैनेजमेंट का कोई बारिश आएगी ना सर, अभी बारिश आएगी, 10 दिन हमें पानी नहीं आएगा, खाली मिट्टी आएगी उसमें। जी आप बताएं। शुक्रिया सर आपका। मैं ऑलरेडी हाजी साहब ने अभी बयान किया, आप सवाल एमएलए साहब से पूछ रहे हैं। म्यूनसिपलिटी की जो 31 दुकानें हैं, जो ऑलरेडी अभी शफी साहब ने इस चीज़ की उनको नॉलेज है, हमने उनको बताया भी है, और उन्होंने साहब का जो यहाँ SDM साहब थे उनसे ये बात की भी है, उनको जगह भी दिखाई है। हमारी दुकानों के पीछे 18 फुट जगह वहाँ और है। हम 31 दुकानदार हैं, यानी कि हमारी उस वक्त बोली हुई है, दुकानों की जगह की बोली हुई है, दुकानें नहीं बनी हुई थी। 4 साल के बाद हमें शेड्स बना के दिए हैं। इस वक्त तक हम 25 साल से उसका रेंट भर रहे हैं म्यूनसिपलिटी को, लेकिन आज तक हमारे साथ कोई पक्का वादा नहीं किया गया कि अगर हमें रिहेबिलिटेट किया जाए तो हमारे लिए क्या प्लान होगा। एमएलए साहब तक आपका सवाल पूछा जी, यस सर। किन से सवाल है आपका? बहुत सारे पैनलिस्ट। एक जनरल सवाल है सर, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, ये फार फलंग एरिया है सर, यहाँ पे एक मेन इशू है वो एम्प्लॉयमेंट का है सर। हमने 2 दौर देखे, शफी साहब का दौर और ताज साहब का दौर। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, करीब 50 से 55 हज़ार लोग जो है शफी साहब के दौर में लगे, वो अभी भी वो रिटायरमेंट होने को है, कुछ हो रही है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आया ताज साहब का, उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। उनके लोगों के मुताबिक उनका ये कहना था कि अगर मैं 2000 लोगों को लगाऊंगा तो 10,000 लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। उसमें हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो बहुत पीछे चली गई। और डेवलपमेंट के मामले में जो है डेवलपमेंट तो चलती रहती है सर। जहाँ तक अभी इस वक्त 1 साल के दौरान जो है हमने वो डॉक्टर साहब को 40,000 से प्लस वोट आए हैं,
लोगों ने एक तो उन चीज़ों को देखा कि एम्प्लॉयमेंट हमारी और होगी, दूसरा डेवलपमेंट तो चलती ही रहती है, लेकिन जहाँ तक इस साल का ताल्लुक है, मैं तो कहता हूँ 100 नहीं 200%। आप चलिए हमारे साथ काम पे, हम आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे कि इस साल की हुई है या नहीं हुई। इस साल की हुई है। अब 5 साल का काम 1 साल में तो मुमकिन नहीं है। हर चीज़ की लिमिट होती है, वो एमएलए के लिए भी होती है, वो पब्लिक के लिए भी हो, डिपार्टमेंटों के लिए भी होती है, लेकिन जहाँ तक 1 साल का मामला है उसमें हमने वो देख रहे हैं कि काम हो रहे हैं। 1 साल में काम हो रहा है, ठीक है। आप बताएं क्या सवाल है, किन से आपका सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जो इस टाइम मीटरिंग का सवाल है, इससे हम खुश हैं। इसलिए खुश हैं क्योंकि हमें यहाँ 2 घंटे टोटल बिजली आती है, 8 बजे आएगी, 10 बजे जाएगी। मीटरिंग से हमें ये बेनिफिट होगा क्योंकि 24 आवर्स बिजली। आप चाहते कि यहाँ मीटर्स इंस्टॉल लगे? मीटर्स इंस्टॉल। सर मेरा क्वेश्चन ये है ऑनरेबल एमएलए साहब से। एमएलए साहब से सवाल है जी कि पूरे मुल्क में, मैं जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है, 3 पावर प्रोजेक्ट पूरे मुल्क को बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी पावर जाता है। तो यहाँ पे मैं जो सोचता हूँ कि जो उड़ी वायद पूरे मुल्क को या बाहर भी पावर देती है, तो इसको मीटर लगाने, या ये एमएलए साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे एनसी के पार्लियामेंट में मेंबर हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करें, और असेंबली में, कि उड़ी को तो फ्री पावर होना चाहिए। यहाँ तो ये डिस्कस तो बड़ा सवाल है, उड़ी को फ्री पावर होना चाहिए। कोई और सवाल समझा मैं? 1 मिनट सर, थोड़ा सा। उड़ी पावर दे रही है, और उसमें उन लोगों को 1500, गरीब जो बीपीएल लोग हैं उनको भी 1500 आ रही। और बदकिस्मती की बात, इस वक्त 2019 से 24 तक मैंने जहां तक देखा कोई ट्रांसफार्मर बंद नहीं हुआ। लोगों को 50-50, 1 लाख, 1.5 लाख। लेकिन बदकिस्मती हमारे गांव में इस वक्त भी बहुत सारे गांव हैं जिनमें 4-4, 5-5 ट्रांसफार्मर बंद हैं। ये मैंने, मतलब आप वेरीफाई कर सकते हैं। गांव में उड़ी टाउन से बाहर निकल के आप देखें, उड़ी से बाहर निकलना है, ठीक है। आपका मैं समझा जी। आप बताएं क्या? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्शीद बांडा है। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल रहेगा। इस वक्त आप देखें जम्मू कश्मीर में जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, बीजेपी ने एक मेमोरेंडम दिया कि यहाँ के नौजवान डॉक्टरों को निकाला जाए, ठीक है। और वो किस बेस पे गए? एज ए मुस्लिम लीडर आपने अपनी पार्टी के अंदर ये आवाज़ उठाई, एज ए मुस्लिम लीडर, उन मुसलमान बच्चों को, चाहे वो जम्मू का हो, पुंछ का हो, राजौरी का हो, एज ए कश्मीर का हो, किसी का भी हो, एज ए मुस्लिम लीडर, एज ए मुसलमान होने के नाते आपने उस पार्टी में इस चीज़ में कौन सी बात रखी? क्या ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है? क्या ये सुनिए। दूसरा मेरा सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। 12 साल में आपकी हुकूमत उड़ी के अंदर रही, ठीक है। जो शख्स यहाँ से इलेक्शन 2 बार जीता और मिनिस्टर बना, जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ का मुलाजिम आप उड़ी तहसील में बेरोजगारी को दूर करें, तो उन्होंने कहा मैं शफी साहब ने मुलाजिम लगाया, इलेक्शन हार गया। मिसालें ये दी गई। और दिलावर मीर साहब ने मुलाजिम लगाया तो इलेक्शन हार गया। गुलाम हसन मीर साहब ने मुलाजिम लगाए तो इलेक्शन हार गया। मैं एज ए मिनिस्टर या एज ए एमएलए मुलाजिम अगर लगाऊंगा तो मैं इलेक्शन हारना नहीं चाहता हूं। क्या उनको अपनी नौकरी करने के लिए ये सवाल था कि यहाँ के नौजवानों के बारे में सोचना था? सवालात बहुत सारे लोगों के, ठीक है। आपका सवाल पहुँच गया एमएलए साहब तक। जो सवालात पहुँचे हैं उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन प्रोग्राम हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। क्विकली हम आप पहले रिएक्शन दीजिए जो आप तक सवाल पहुँचा है। जी जी। मेरे भाई बशीर साहब ने वहाँ से पब्लिक से क्वेश्चन आया कि जब ताज साहब की यह हुकूमत थी, क्वेश्चन क्या था इनका? सवाल ये था कि ताज साहब ने अपने दौर में मुलाजमीन लगाए। जब शफी साहब का दौर आया तो उन्होंने कहा कि ताज साहब ने 10,000 लगाए, तो मैं जब 2,000 को दूंगा तो इसमें कंट्रोवर्सी पैदा होगी। मैं अर्ज़ करूँ सर, जिस वक्त मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि शफी साहब के दौर में, जब हमारे बुजुर्ग शफी साहब यहाँ मिनिस्टर थे, उनके दौर में यहाँ मुलाजिम नहीं लगे, लेकिन उस वक्त यहाँ पढ़ाई बहुत कम थी। यहाँ ग्रेजुएट ढूंढ के मिलता था 5वें गांव में से। यहाँ स्कूलों की कमी थी। यहाँ गिन चिन के कहीं किसी जगह 1-2 हायर सेकेंडरियाँ थी, 1 या 2 हायर सेकेंडरियाँ थी, और प्राइमरी स्कूल कुछ गिने चुने थे। आज आपके पास मैं बताऊँ क्या है, 390 प्राइमरी स्कूल हैं जो ताज साहब के दौर में 2002 के बाद खुले, जिसमें 780 टीचर लगे। जब डबल किसी जगह प्राइमरी स्कूल खुलेगा तो 2 टीचर लगेंगे। आप बोलें उन्होंने इनका ये जो एम्प्लॉयमेंट थी वो जनरेट की या नहीं की? स्कूल 390 प्राइमरी स्कूल खुले, 80 EGS सेंटर थे वो कन्वर्ट हुए। इनका कहना है दरअसल जिन्होंने सवाल किया है वो आपसे प्रीवियस फिगर्स नहीं चाहते हैं। मेरी अर्ज़ सुने ना, मैं कह रहा हूँ एक एम्प्लॉयमेंट होती है, आप SSR भी एडवर्टाइज करेंगे, आपने इतनी की, इतने फार्म भरे, कितने लगाए आपने 1 साल में? उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट थी वो जनरेट की। आपने प्राइमरी स्कूल जवाब पहुंचा है, ताज साहब ने जनरेट कीजिए। आप पूछें फिलहाल, ठीक है आप बताएं। चालकू साहब ने कहा कि मैंने एमएलए साहब की तारीफ़ की।
मैंने एमएलए साहब को मैनिफेस्टो याद करवाया और पॉलिटिक्स हमेशा इशू बेस्ड होनी चाहिए। यहाँ एनएचपीसी की बात हुई तो मेरा ये मानना है कि हमारे लोगों की आधी प्रॉब्लम्स का सलूशन एनएचपीसी के पास है, बट एनएचपीसी वो करना नहीं चाहती है। मैं डॉक्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने बुनियार में एक 6.3 MVA का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है और एनएचपीसी पिछले 1 महीने से उस ट्रांसफार्मर को लगने नहीं दे रही है। वो ट्रांसफार्मर मिला है, उनका कहना है कि आप हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका सलूशन एनएचपीसी में। और दूसरा इशू मैं आपके पास आऊँगा जी। दूसरा इशू जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ रूरल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा जो है मनरेगा से मिलती थी, तो बीजेपी ने मनरेगा को ख़त्म कर दिया है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आप उससे यहाँ पे होगी, उसको आप कैसे टैकल करने वाले हैं? ठीक है, उसको कैसे आप टैकल? जी आप। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में जो है अभी भी लोग इग्नोर हैं, क्योंकि 10,000 की पॉपुलेशन है लेकिन बैंक अभी भी फैसिलिटी नहीं है, न कोई हाई सेकेंडरी में मुझे लगता है कि 10 साल पहले एक बोर्ड लगाया गया था हाई सेकेंडरी का, लेकिन अभी तक 10 साल गुजरने के बावजूद भी वो हाई सेकेंडरी नहीं बनी, वो हाई स्कूल है। और हम यही अपील करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से भी कि अब जो है हमारे लोगों को भी इंसाफ मिले, हमारे लोगों को इंसाफ मिले। 10,000 की पॉपुलेशन है जी। आप कुछ नकवी साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ, किसी को 1 लाख 2 लाख मिला, जिनको कुछ नहीं मिला, लिस्टों में है, वो चक्कर काटते हैं, उनके लिए मैं जवाब चाह रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपके मंशूर के मुताबिक आपने हमारे लिए क्या किया, आप पिछले 40 साल में क्या हुआ, उससे हमारी गर्ज नहीं है, वो चीजें लोगों को भूल चुकी हैं। दूसरा, मेरे भाई ने यह कहा कि आप जी वहां पे हिंदू मुस्लिम हुआ, वैष्णो देवी की बात, ये चीजें जो है, हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबका विकास। हाँ, और ये चीजें आप लोग यहाँ पे उड़ी में खड़ी करके अपने मंशूर से हमें हटाने की कोशिश मत करो। आपका जो मंशूर है आप उस पे बात करो। आपके 12 सिलेंडर कहाँ हैं? आपकी 1 लाख नौकरियां 1 साल में देनी थी आपने, वो कहाँ है? मैं ये कह रहा हूं कि तहसील उड़ी क्या पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी वादा सही नहीं है। अभी 200 यूनिट फ्री देने के आड़ में आप पूरे लोगों को मीटर लगा रहे हैं। ये स्मार्ट सिटियों में लगते हैं, हम तो सही चला रहे हैं भाई। यहाँ पर 3-3 प्रोजेक्ट हैं, आप भी सेंटर की स्कीमों को गिन रहे हैं और हमें गिनवा रहे हैं। आपने खुद क्या किया? आपने जो वादा किया उसका क्या करोगे? साहब कह रहे हैं कि हमें मंशूर का वादा दीजिए। ये नवीद कुछ कहना चाहते थे जी, जल्दी आपके पास दोबारा आएंगे। अगर मैं कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी पैसा आना था या कंपनसेशन आना था, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला। बट हु इज सपोज्ड टू डू द इंक्वायरी, है ना? ये इंक्वायरी किसको करनी है? पैसा डिस्पर्स किसने किया? एसडीएम साहब ने किया, डीसी साहब ने किया, ये डायरेक्ट निगरानी में है एलजी साहब के। So it means you have apprehensions इसके पैसों पर? लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि नॉन डिजर्विंग लोगों को मिले हैं, तो इंक्वायरी किसको करनी है? ये किस तरह कह सकते हैं कि उस जमात को, जैसे ब्लेम गेम। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि एजुकेशन के हवाले से किसी ने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स उतारे जो यहाँ पे रखे। मतलब ये हम सब पे जिम्मेवारी है कि मिड सेशन चल रहा है और ट्रांसफर्स हो रहे हैं, टीचर्स नहीं है। मुझे लगता है कि वी कैन जस्ट सजेस्ट, या हम एडवाइस कर सकते हैं सरकार को कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है उड़ी का कि मिड सेशन अगस्त चल रहा है कि अभी टीचर्स ही नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, हम उन गरीब बच्चों को क्या जवाब देंगे? बिजली का हाल देखें। मैं नहीं कहता कि कुछ नहीं होता, हो रहा है, बट मच हैज़ टू बी डन। नवीद कह रहे कि खामियां कहीं ना कहीं है। चालकू साहब आप बड़े नाराज थे, प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है क्योंकि सजाद साहब से कंक्लूजन लेना है। आप बताएं। ये उन्होंने एक जो पॉइंट उठाया कि माता वैष्णो देवी वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज इशू जो हुआ है, इट्स अनफॉर्चुनेट। एक सेक्युलर कंट्री में, डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिलीजन बेस पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स नहीं होने चाहिए। इट इज़ प्योरली मेरिट बेस्ड। और हम इस चीज़ की रियली मजम्मत करते हैं कि लोग एक संघर्ष करके वहाँ के जो कैंडिडेट्स हुए हैं रिलीजियस ग्राउंड पे, उनको वहाँ से निकाला जाए या वो सीट रिजर्व गए। मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन हिंदुस्तान में मुसलमानों की भी है और यहाँ पे भाईचारा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर मज़हब के लोग यहाँ पे खुशी से रहना चाहते हैं और लोगों को डिवाइड करके हम इस मुल्क को ख़राब नहीं देखना चाहते और न कोई देखना चाहेगा। तो हमारा एक जमहूरी मुल्क है और हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि मजहबी लिहाज से वहाँ पे उनके साथ रहा मसला। मैं लैंड ओस्टी हूँ,
मैं लीडर छोड़ें आप, मैं लैंड होस्टेज की बात कर रहा हूँ। सारी ज्यादती हुई है यहाँ पे। 342 ऑन रिकॉर्ड 342 लैंड होस्टेज हैं। कुछ लोगों की 100% लैंड गई है, किसी का 1 कनाल था 100% उसका चला गया, लेकिन उन लोगों को बेनिफिट मिला है जिनकी 1 कनाल गई है और 3 मुलाजमतें उनको लगी हुई है। हम वी वांट एन इंक्वायरी इनटू दैट, और हु इज रिस्पांसिबल फॉर। इस वक्त भी बहुत सारे वहाँ पे पॉलिटिकल गिमिक्स हो रही हैं वहाँ पे। जो ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्शन है NHPC का, वहाँ पे बहुत सारे घपले हो रहे हैं। हाँ, तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ किसान क्रेडिट लोन की बात है। गरीब लोग थे, ये वादा किया गया था मंशूर में कि हम किसान जो यहाँ पावर में आएंगे हम असेसमेंट करेंगे और किसान क्रेडिट लोन जो है वो गरीबों को माफ़ करेंगे। उस पर काम क्यों नहीं हुआ? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब क्या कहना चाहते हैं? चलते चलते क्या उम्मीद है? मैं एज ए छोटा भाई इनको ये कहूँगा कि काम करेंगे अच्छा तो हम तारीफ करेंगे। जहाँ पे मुझे लगेगा मैं रिकॉर्ड हमेशा रिकॉर्ड सामने आओ, बिल्कुल आके खड़ा करूंगा। जी जी, आप मीर साहब कुछ बता रहे थे। जैसे हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। मैं तामीर के लिए लिहाज से डॉक्टर साहब से एक दो सवाल अर्ज़ करूँगा। जैसे अगर हम तामीर में आपके साथ हैं तो मुझे एक चीज़ का आप जवाब दें। जैसे एक रोड यहाँ बन रहे थे, 3 रोडों के नाम लूँगा। एक गरकोट रोड है जो गरकोट से बलोट मोहल्ला टू बन्नी वाया कलां गरकोट रोड था, ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये बंद क्यों हुआ? आप एग्जाम साहब से ये पूछें कि अगर ये काम ऑनगोइंग कीमती काम चल रहा था तो ये होल्ड पे क्यों है? दूसरा एक और रोड है हजाम मोहल्ला टू खान मोहल्ला नामला ए में है, ये 40 लाख का ये काम था, काम लग के स्टॉप क्यों हुआ? अगर तामीर की बात है तो ये तामीरी काम है, तो मैं इसमें आपके साथ हूँ। इसका ये पता करें, इससे पूछें, एग्जाम साहब से पूछें कि क्यों बंद हुआ। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया 342 लोग थे ऐसे जो लैंड होस्टेज थे। उनमें से 66 लोग ऐसे थे जिनको NHPC ने उस वक्त ताज साहब के सामने मान लिया था कि इन 66 के हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, बाकी लोग जो हैं उनको एडजस्ट करेंगे। उन 66 की ये जो आज परसों लिस्ट NHPC ने निकाली, ये वही 66 लोग थे जो उस टाइम उन्होंने एग्री किया था, और उसके बाद फिर किसी गांव वाले ने या किसी ने उसको स्टे किया था। वो स्टे आज तक चलता रहा और उसके बाद वो चीज़ जो थी निकली। और NHPC को ताज मोहद्दीन साहब ने ही वाटर टैक्स लगाया था, तो आप NHPC से क्यों नहीं पूछ सकते कि हमारे लोग 4 महीने से ठीक है। ये डॉक्टर साहब जी बताएं मुख्तसर। देखिए, हमने सवाल किया था कि जो हमारे एमएलए साहब हैं, बहुत सारे सवाल किए थे, इन्होंने सेंटर की स्कीमें गिना दी। हम एक ही चीज़ चाहेंगे, अगर एमएलए साहब सच में उड़ी का काम करना चाहते हैं या उड़ी के लोगों का जो फ़र्ज़ है, जो वोट का फ़र्ज़ है, वो निभाना चाहते हैं, जो मीटर्ड सिस्टम है वो गरीब लोगों को मीटर नहीं लगने चाहिए, हमारी यही डिमांड है। अगर ये वो करते हैं हम मानेंगे कि ये एक्चुअल में एमएलए डिमांड। ये जो हमारे दोस्त जो गरीबों के मामले में ज़्यादा हमदर्दी दिखाते हैं ना, बदकिस्मती से हमें, आपको मालूम नहीं, मैं इन पहाड़ों पे घुमा हूँ अक्सर। कल में मैं वापस आया, उन बेचारों को 1 से 2 बल्ब है। उनको अगर मीटर लगेगा ना 150 से 200 से ऊपर उनका किराया नहीं आएगा। 150 से 200 से ऊपर उनका किराया। हमारा टाउन में मीटर लगा, मेरा 541 किराया, मैं 1800 देता था। कितना देता था? वो अगर मीटराइज पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो यूनिट फ्री मिलेंगे, दूसरा इनका 300 से ऊपर किराया नहीं जाएगा। ये बदकसी गरीबों का नाम लेकर जनाब बेड़ा खड़ा कर दिया है नाम लेके। डॉक्टर साहब जी अब डॉक्टर शफी साहब से सबका सवाल यही है, सजाद साहब से, कि हमें मंशूर का जो वादा था उस पर जवाब दीजिए। उड़ी में काम भी हो रहा है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं सजाद साहब से ये नहीं पूछूंगा किसने क्या कहा, क्योंकि इन्होंने खुद सुना लोगों ने क्या कहा, पैनलिस्ट्स ने क्या कहा। सजाद साहब, जो NHPC की बात हुई है वो बशीर साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, नवीद साहब ने बात की, मेरे इस सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनने भी बात की। वो बात सही है। देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है, और उसमें यही था कि भाई जिन लोगों की लैंड होस्टेज की ज़मीन गई है उनको नौकरी पे लगाना है। फिर वो एक केस चलता रहा, 60 लोग उसमें लगे, और अभी जो कुछ लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनकी डिमांड जो है वो जेन्युइन डिमांड है। मैंने NHPC के अथॉरिटी से बात की एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंटेटिव, और मैंने उनसे ये बात बिल्कुल कही कि भाई आप एक घर में 3-3 नौकरियां नहीं दीजिए। अगर किसी का मुस्तकिल आपने लगाया हुआ है तो ये जो लोग रह गए हैं इनको जो है ये बात कीजिए। ये बात मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी टेकअप किया, और मैंने ऑनरेबल CM साहब से भी किया कि आप यूनियन मिनिस्टर्स वालों से बात करें कि वाकई अगर ये ऐसी कोई चीज़ हुई है इट शुड बी इम्प्रूव। मैंने अपने MP साहब से बात की, मेरे MPs पिछले हफ्ते उधर आए, और मैंने उनसे बात की कि आप ये जो मुद्दा है नेक्स्ट सेशन में आप उठाइए कि हमें जो 2% मिलना है। मैंने CM साहब से कहा, मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मीटर लगाना चाहते हैं लगाइए, हमें कोई मसला नहीं है।
हमने जो 2% हमें पैसा मिलना है, जो हमारे यहाँ पावर हाउस लगे हुए हैं, जो आपको 12% मिलता है उसका एक जो हमें मिलना है, और जो CSR का पैसा है आप हमें वही ले लीजिए, और आप हमें उसी में से हमारी जो बिजली का जो बिल है आप उसमें से काट लीजिए, क्योंकि लोकल डेवलपमेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट आपको देना है। अगर हमारा 35 करोड़ रुपया बनता है साल का, तो आप देख लीजिए कि हमारी बिजली की बिल कितनी आती है। अगर वो 35 करोड़ आती है आप ले लीजिए हमारा उसी से। ये ऑलरेडी मैंने ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात की है, जो इतने सालों से ये बात नहीं हुई है। हमने फ्री राइड वुमेंस के लिए दी। यहाँ से हमारी माएँ बहनें जो हैं वो RTC की बसों में जाते हैं और श्रीनगर जाते हैं और वहाँ से वापस होकर काम करते हैं, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। हमने बात की है कि भाई हम गैस सिलेंडर देंगे, उसके ऊपर एक फाइनेंस का एक तरीक़ेकार होता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से करना है, वो भी हम करेंगे। हम मीटर्स का हमने बोला है कि 200 यूनिट हम फ्री करेंगे। हमने ऑलरेडी ये बात की है कि भाई जो हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, इलाके, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे 2024 से पहले ये जो लोड जो है, जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल लोड बढ़ाया गया। और ये 2024 इलेक्शन से पहले उस वक्त ये लोड जो है 1 किलोवाट को 1.5 किलोवाट किया गया है। और हम भी इसको बोल रहे हैं कि भाई आइए और आप देखिए कि हम इलाके में क्या ये लोग 1.5 किलोवाट के लायक हैं कि नहीं है। तो हमने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की है। मैं वेलकम करता हूँ इनकी तनकीद को। तनकीद बराए तामीर जितनी भी चीज़ होगी वो हमारे लिए वेलकम। हम उड़ी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहते हैं, और उस मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाने में मुझे मेरे सारे लोगों का जो है वो साथ चाहिए, एंड उनको पॉजिटिव तरीके से उसको काम करना है। हम इंशाल्लाह करेंगे। एजुकेशन सेक्टर की बात हुई, हमने एजुकेशन सेक्टर का जो निज़ाम था वो दरम बरम हुआ था। हमने लेक्चरर्स का जो है वो प्रमोशंस हो रही हैं 600 इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम। जो नेक्स्ट सेशन एजुकेशन का स्टार्ट होगा, आप देखिएगा कि सब हायर सेकेंडरीज़ में प्रिंसिपल भी ऑलरेडी ट्रांसफ़र जो आ चुके हैं, आधे वो भी हो जाएंगे, लेक्चरर्स भी लग जाएंगे, और जो टीचर्स हमारे हाई स्कूल से निकाले गए, डिप्लाई किए गए हायर सेकेंडरीज़ में, वो अपने स्कूलों में वापस जाएंगे। और इंशाल्लाह हम उड़ी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पे इंशाल्लाह पेश करेंगे और 5 साल के बाद आवाम का जवाब देंगे। क्या बात है। कुल मिला के MLA उड़ी साहब का मानना है कि हम उड़ी को, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप बताएं, कोई सवाल है आपका? मैं MLA साहब से बात करता हूँ। उन्होंने सब बड़े बड़े सवाल किए, स्कूलों के सवाल किए, अस्पतालों के सवाल किए, मगर रोटी का आज तक इस वक्त तक किसी ने नहीं बोला। अगर मरकज़ से हमें 5-5 किलो राशन ना मिलता, उससे हमारा गुजारा भी नहीं हो रहा है। उसके बारे में MLA साहब क्या सोचते हैं? क्यों राशन के बारे में? MLA साहब, इनका कहना है कि राशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो हमें 5 kg राशन अभी मिलता है, ये हमें मरकज़ देता है, तो हमारे लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बात मरकज़ और स्टेट की नहीं है। ये पावर जो है, कुछ चीज़ें जो हैं वो सेंटर के पास हैं, कुछ चीज़ें सेंटर, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कोई चीज़ डिसाइड करती है 5 किलो राशन फ्री का, तो वो पूरी कंट्री के लिए करती है, वो एक मखसूस स्टेट के लिए नहीं किया जाता है। जो चीज़ें सेंटर से जो चीज़ें आएंगी वो हमने ऑलरेडी किया। हमने यहाँ पे इस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 से ज़्यादा लोगों का हमने इस एरिया में और दूसरे बोनियार में, हमने जो लोग APL में थे हमने उनको BPL में किया। PPH में जो हम वो प्रोसेस, PPH में हमने वो प्रोसेस शुरू किया हुआ है, वो लोग PPH में जा रहे हैं। जो मजदूर तबका है, जो विडो है, उनका ऑलरेडी वो प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी। अभी मीर साहब ने एक किसी सड़कों का इन्होंने बताया था कि इन्होंने सड़कों की बात की, वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो बलोट रोड के बारे में, वो नबार्ड में वो प्रोजेक्ट हमने लाया और वो मेरा गांव है, उस पर काम भी चल रहा है। अब बदकिस्मती से कल उन्होंने वो काम जो काम है वो ऑलरेडी चल रहा है। DPR के तहत कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि भाई DPR के तहत उस काम को लिया जाए। ऑलरेडी काम चल रहा है और वो हम चाहते हैं कि वो रोड जो है वो बाबा फरीद तक जाए, ताकि हमारा एरिया जो है टूरिज्म मैप पे आए। इन्होंने नावारुंडा की रोड की बात कही है। वहाँ पे एक बेवा है, एक औरत है, वो उसकी ज़मीन आ रही है। वो औरत कहती है कि भाई इस ज़मीन के बदले में लोग जो चाहते हैं रोड लेना ले जाएं, मुझे भी अपने उसके बदले में ज़मीन दे दें। अब किसी की मलकियत ज़मीन को तो मैं नहीं ना छेड़ सकता। हाँ, जहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन है वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं किसी की मलकियत ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं करने दूंगा, ना मैं उसके ऊपर कुछ को वो करेंगे। नामला की बात कही गई है, नामला में भी सेम चीज़ आई। वहाँ पे आगे जो लोगों की ज़मीन थी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से छोड़ेंगे नहीं। जब मलकियत ज़मीन को छोड़ेगा नहीं, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स आते हैं, मेहरबानी करके 2-2 फुट 4-4 फुट छोड़ दीजिए, आपकी ही तरक्की की बात है।
जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे रोड बनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने सभी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे यहाँ पर ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे आए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में ओपन टॉक, आज के प्रोग्राम में हमने खूबसूरत कस्बा उड़ी में बात की है। यहाँ के मकामी MLA, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ साथ ट्रेड और जो समाजी कारकुनान हैं उनसे बात की है। कुल मिला के सवाल यही है कि उड़ी की तामीर, तरक्की और यहाँ के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट का सवाल बड़ा है, इसको कैसे पुर किया जाएगा। और ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हुकूमत बनने से पहले मैनिफेस्टो में वादे किए थे। MLA उड़ी का मानना है कि हम उड़ी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर सामने लाएंगे, लेकिन देखना यह होगा कि 5 साल के बाद क्या वाकई उड़ी एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के या मॉडल टाउन के तहत हमारे सामने उभर के आएगी। ये 5 साल के बाद देखना होगा। लोगों की उम्मीदें यही है क्योंकि लोगों ने 5 साल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत के साथ जिताया है। आज की गुलिस्तान टीम उड़ी में मौजूद है। इस प्रोग्राम में हमें ताउन पेश किया है पामपोर फिलिंग स्टेशन, BPCL रामपुर बोनियार, रामपुर फिलिंग स्टेशन और न्यू चाइल्ड केयर हाई स्कूल बोनियार। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी, टेक्निकल हेड कश्मीर समीर वानी, हमारे असिस्टेंट मोहम्मद यूसुफ और हमारे नॉर्थ कश्मीर के ब्यूरो हेड इरशाद के साथ मैं इमरान नाइकू, उड़ी बारामूला।